सीवी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है वह है संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार का गठन। और इन दोनों टॉपिक से बनने वाले जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उन सबका डिस्कशन हम इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत करेंगे। और मेरी आशा यही है कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप अगर इससे संबंधित प्रश्न कहीं से पूछे जाएंगे तो उसको करने में सक्षम होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम संविधान सभा से संबंधित प्रश्नों से शुरू करेंगे। अगर हम संविधान सभा की बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ा था और उसके अंतर्गत यह नियम था कि भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और अपने संविधान का निर्माण भारतीय खुद करेंगे। और दूसरा था कि भारतीय अपनी अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। अच्छा, अंतरिम सरकार क्या होती है? अंतरिम सरकार वह होती है कि जैसे मान लीजिए कि लोकसभा का चुनाव हुआ तो जब तक सरकार नहीं बनती है तब तक के लिए जो अस्थायी रूप से सरकार कार्य करती है उसे अंतरिम सरकार कहते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा अंतरिम बजट, तो अंतरिम बजट भी क्या होता है कि बजट आने से पहले अगर सरकार को पैसे की आवश्यकता है तो वह अंतरिम बजट पेश करती है और उसके अंतर्गत कुछ धनराशि इकट्ठा करती है और अपना खर्चा चलाती है। तो अंतरिम का मतलब यही होता है अस्थायी तौर पे। इसके बाद जब अंतरिम सरकार का गठन हो जाएगा तो फिर संविधान का निर्माण होगा और भारत 1947 ईस्वी में आज़ाद हो जाएगा, तब पूर्ण रूप से लोकसभा का चुनाव होगा और सरकार बनेगी। तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत यह मुख्य दो बातें थी कि भारतीय अपने संविधान का निर्माण खुद करेंगे जिसके लिए एक संविधान सभा का गठन होगा, और दूसरा था कि भारतीयों के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। तो चलिए संविधान सभा से बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा के गठन की बात, तो वह सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में रखी थी। और उसके बाद अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उन्होंने 1936 ईस्वी में फैजपुर अधिवेशन में रखा था। तो ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है किसने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? तो भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत दिया गया था, जिसके बारे में मैंने ऊपर बताया आपको। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया उसका गठन किस आधार पर किया गया था? तो भारत के लिए संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सभी पहलू महत्वपूर्ण है और एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो जब कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के गठन की बात हुई तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए 10 लाख व्यक्ति पर एक स्थान आवंटित किया गया, अर्थात 10 लाख लोगों पे एक स्थान आवंटित किए गए। और इसके अंतर्गत कुल संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई। तो यह टर्म भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि कितने व्यक्तियों पर एक व्यक्ति संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुआ या फिर चुना गया, तो वे थे 10 लाख व्यक्ति। अगला प्रश्न है वर्ष 1946 ईस्वी में भारत की संविधान सभा किसके द्वारा चुनी गई थी? तो अगर बात करें वर्ष 1946 ईस्वी की संविधान सभा की तो वह प्रांतीय सभाओं के द्वारा चुनी गई थी। संविधान सभा के सदस्यों के लिए कोई डायरेक्ट चुनाव नहीं कराए गए थे, बल्कि उनका चयन प्रांतीय सभाओं के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो बात करें संविधान सभा के पहले अधिवेशन की तो वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था और यहीं पर इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और बात करें कि उपाध्यक्ष की तो उपाध्यक्ष के तौर पे HC मुखर्जी को बनाया गया था। तो ये दोनों नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने पीछे बताया कि संविधान सभा के अंतरिम या फिर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, क्योंकि यह उस समय तत्कालीन समय में सबसे वृद्ध या सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति थे, तो इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और अगर प्रथम स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। कब? संविधान सभा की दूसरी बैठक जब हुई थी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न है भारतीय उपनिवेश के लिए एक प्रभुता संपन्न संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष
कौन थे? वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने? तो संविधान सभा के दूसरे अधिवेशन जब 11 दिसंबर 1946 को हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर इसको मसौदा समिति भी कहा जाता है, तो उसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर को बनाया गया था। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे और उसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है, किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला था? तो वह व्यक्ति थे GV मावलंकर, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भी लोकसभा के अध्यक्ष का पद संभाला था, और यह लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाने वाले प्रथम व्यक्ति भी थे GV मावलंकर। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वह कौन प्रथम कांग्रेस नेता था जिसने सलाह दी कि देवनागरी में लिखी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? तो वह महान व्यक्ति थे महात्मा गांधी, जिन्होंने यह सलाह दिया था कि देवनागरी में लिखी हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। अब संविधान सभा के बाद हमारा अगला टॉपिक है अंतरिम सरकार का गठन, जो कि इसी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत बनाया गया। पहला प्रश्न है कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो 1946 ईस्वी में अंतरिम कैबिनेट या फिर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कैबिनेट सरकार का गठन कब हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कैबिनेट सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को किया गया। यह डेट महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे कि पूछा जाए कि कैबिनेट सरकार या फिर अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, 1946 ईस्वी की अंतरिम सरकार के संबंध में सही कथन कौन कौन से हैं? चलिए इनको जान लेते हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। सबसे पहला है कि वायसराय कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे। ये बात बिल्कुल सही है, जो जिस कार्यकारी परिषद का निर्माण किया गया था उस कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष वायसराय ही थे। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू वायसराय की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जवाहरलाल नेहरू उस वायसराय की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। अगला है कि अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों पॉइंट्स अंतरिम सरकार से संबंधित हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। और वहीं अगर पूछा जाए जवाहरलाल नेहरू के पास कौन सा विभाग था, तो यह विदेश विभाग जो था वह जवाहरलाल नेहरू के पास था, विदेश विभाग। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार 1946 ईस्वी में रेल मंत्रालय का कार्यभार कौन देखता था? तो अंतरिम सरकार के अंतर्गत रेल मंत्रालय जो था वह आसफ अली के हाथों में था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेवेल के प्रयासों से अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने लोग शामिल हुए थे? तो जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य उस अंतरिम सरकार का हिस्सा नहीं था, लेकिन बाद में जब लॉर्ड वेवेल ने प्रयास किया तो मुस्लिम लीग के कुल 5 सदस्य जो है वह अंतरिम सरकार में शामिल हुए। और कब शामिल हुए? 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, जब 1946 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया था तब लियाकत अली खान को कौन सा विभाग दिया गया? लियाकत अली खान मुस्लिम लीग से संबंधित थे और इनको वित्त विभाग सौंपा गया था अंतरिम सरकार के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, 1946 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो जब 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार के अंतर्गत चुनाव हुआ तो उस समय मुस्लिम लीग ने बंगाल में अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने अकेले वहां पे सरकार नहीं बनाई, बल्कि उसने गठबंधन की सरकार बनाई। और उसने अपना गठबंधन उस समय कृषक प्रजा पार्टी से की और इसी पार्टी के साथ मिलकर उसने बंगाल में अपनी सरकार बनाई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु कौन सी तिथि सुनिश्चित की थी? तो मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही हेतु 16 अगस्त 1946 ईस्वी को तिथि घोषित की थी। शुरू में तो कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया, लेकिन कुछ दिन बाद जब उसको लगा कि एक अलग पाकिस्तान का
विचार इसमें नहीं है तो उन्होंने कैबिनेट मिशन का विरोध करना शुरू किया और अंतरिम सरकार के अंतर्गत उन्होंने अलग देश पाकिस्तान की मांग की। इसके अंतर्गत उन्होंने वायसराय के आदेश को भी ठुकरा दिया और इसी के विरोध में उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस शुरू किया और इसी के अंतर्गत नोआखली का दंगा भी हुआ जो कि बांग्लादेश में हुआ था और इस दंगे में कई लाख लोग मारे गए और सांप्रदायिक दृष्टि से यह सबसे बड़ा दंगा तत्कालीन समय में था। अगला प्रश्न है, सीधी कार्यवाही दिवस में दंगा का मुख्य केंद्र क्या था? तो सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में नोआखली जो था वह दंगा का मुख्य केंद्र था और नोआखली कहाँ पे पड़ता है? यह बांग्लादेश में पड़ता है। यहाँ पे दंगे हुए और सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए और इसी के बाद जब इस दंगे को सेनाएं रोक नहीं पाई तो वहाँ पे महात्मा गांधी पहुँचते हैं और उनके आदेश से यह दंगा शांत होता है और तब लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं कि आप वन मैन बाउंड्री फोर्स हैं, अर्थात जो इतनी सेना काम नहीं कर पाई वह आपने अकेले कर दिया और यहीं पे लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा भी दी थी। तो इस स्टेटमेंट को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो यह लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। अगला प्रश्न है, वे चाहे आज खुद को मुसलमान, हिंदू या और जो भी मानते हों, जब वे बर्बर होकर निर्मम हत्याएं करते हैं तो इसे असहाय भाव से देखने की जगह मैं सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करूंगा कि वह मुझे इस दुख भरी दुनिया से ले जाए। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति महात्मा गांधी ने कही थी। अगला प्रश्न है, अभिरक्षण की मांग करने वाले मुसलमान मूर्ख तथा इसे अस्वीकार करने वाले उनसे ज्यादा मूर्ख हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन अबुल कलाम आजाद का है। इसको ध्यान रखेंगे। स्टेटमेंट वाले प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं तो जितने भी स्टेटमेंट वाले प्रश्न आए उनको आप लोग नोट डाउन करते चलें। अगला प्रश्न है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 ईस्वी में यह बात किसने कही थी? तो यह बात सरदार पटेल ने कही थी। अगला प्रश्न है, 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1946 ईस्वी के मेरठ में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी। तो ये था हमारा संविधान सभा और अंतरिम सरकार से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ और उसके अंतर्गत हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समाप्त करेंगे। थैंक यू।